हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी एनसीईआरटी को सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए या उसको आगे कंटिन्यू करते हुए हम टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है हमारा आज का टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन के गति के नियम को पढ़ने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। न्यूटन के गति के नियम की शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है। तो 1686 में न्यूटन ने अपनी बुक में, कौन सी बुक थी इनकी, फिलॉसफी नेचुरलिसिस प्रिंसिपिया, इसका नाम नहीं याद करना है, बस आपको एक आइडिया दे रहे हैं, मैथमेटिका, ठीक है। ये एक बुक थी जिसका नाम है फिलॉसफिस नेचुरलिसिस प्रिंसिपिया और मैथमेटिका। ये इस बुक का नाम है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत। जो कि इस बुक को, वो नाम हमने क्यों पढ़ा था, उसको पढ़ने का कारण ये था कि जो न्यूटन चाचा हैं हमारे, जो न्यूटन है, आइजैक न्यूटन जिनको कहा जाता है, तो न्यूटन जो कहाँ से हैं, ब्रिटिश से हैं। कहाँ से? ब्रिटिशर्स से हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं, इनको जो लगने वाले बाह्य बल हैं पिंड पर, किस पर, पिंड पर लगने वाले बाह्य बलों को 3 भागों में विभाजित किया, या 3 नियमों में उनको संबद्ध किया था, जो कि जिसको न्यूटन के 3 लॉज कहते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको न्यूटन के गति के पहला नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम भी कहते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पे और बढ़ते हैं, पहले नियम की बात करते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। अर्थात इसका अर्थ यह है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कोई वस्तु, मान लीजिए कि ये बॉक्स टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है, ये टेबल है कोई, इस पर कोई बॉक्स रखा हुआ है, तो इसको जब तक हम पुश नहीं करते, सपोज जैसे टेबल पे पेन रख देते हैं या बुक रख देते हैं, तो बुक को रखने के बाद क्या होता है, क्या आप थोड़ी देर बाद, कुछ समय अंतराल बाद आप देखते हैं क्या वो बुक अपने स्थान से इधर उधर हुई होती है या नहीं हुई होती है? तो आपका जवाब होगा नहीं, वो अपने स्थान पर ही क्या होती है, रखी होती है, अपने स्थान पर ही रखी होती है, क्योंकि उस पर किसी का बाह्य बल नहीं लगा है। अगर उसी पुस्तक को हम थोड़ा सा पुश करके, थोड़ा सा जैसे इस पुस्तक को थोड़ा सा खिसका देंगे, तो वो अपने स्थान से क्या हो जाएगी, जैसे अभी इस स्थान पर है, इसको थोड़ा पुश किया तो अब ये बुक इस स्थान पे आ जाती है। तो ये इसने अपने स्थान को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। तो इसीलिए न्यूटन ने गति का पहला नियम देते हुए कहा कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में, अर्थात पुस्तक जो थी विरामावस्था में है, तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। कब तक विरामावस्था में रहेगी? जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर, बाह्य फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसकी अवस्था को परिवर्तन में ना किया जाए, ठीक है। पहला नियम न्यूटन का समझ में आ गया होगा कि वो कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, ठीक है। इसी नियम को क्या कहा जाता है, इसी न्यूटन के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। बस के अचानक चलने पर उसमें खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। अर्थात ये बस है, मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये बस अचानक बढ़ती है। आपने देखा होगा जब बाइक आप चलाते हैं, आप बिल्कुल विरामावस्था में हैं, क्योंकि जब बाइक पे हम लोग खड़े होते हैं तो कैसे होते हैं, जैसे एक बस है खड़ी है, वो विरामावस्था में। जब वो
अचानक चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। जब वो चलना प्रारंभ करती है तो जो व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं वो किस अवस्था में है? विरामावस्था में। बस भी किस में है? विरामावस्था में है। अब जब इंजन पर फोर्स लगता है तो फोर्स लगने के बाद क्या होता है कि ये बस क्या होती है? आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ने के साथ साथ ये आगे बढ़ने का मतलब ये गति की अवस्था में आने लगती है। जब ये गति की अवस्था में आएगी तो हमारी बॉडी जो कि विरामावस्था में है, मतलब एक जगह टिकी हुई है, तो जब इस पर फोर्स लगेगा, जब ये गाड़ी आगे बढ़ेगी तो हमारा शरीर भी क्या होगा? झटके के साथ हल्का सा झटका मारेगा। क्यों? क्योंकि वो गति की अवस्था में आने का क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। तो बस का जो चलना हुआ वो क्या हुआ? एक्सटर्नल फोर्स हो गया। क्या हो गया? एक्सटर्नल फोर्स हो गया, जो कि हमारे शरीर के ऊपर लगता है, जिससे हमारी जो विरामावस्था है वो किसमें? गतिमान अवस्था में परिवर्तित होती है। तो इसीलिए इसको न्यूटन का पहला नियम यहाँ पर अप्लाई होता है। इसी नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। और सेकंड पॉइंट क्या है, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल मिल गया, पेड़ की शाखा को हिलाने पर उस पर फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। जैसे पेड़ की शाखाओं को हिलाते हैं, सपोज अगर कोई आम तोड़ने गया या कुछ अमरूद वगैरह, आम का पेड़ तो खैर मोटा होता है, तो अमरूद का पेड़ मान लीजिए तोड़ने गए, तो ये मान लीजिए अमरूद का पेड़ है, यहाँ पे डालिए, यहाँ पे ये अमरूद लगे हुए हैं, ठीक है, ये अमरूद लगे हुए हैं। तो अब क्या करते हैं, पेड़ की ये तो टहनियाँ जो हैं, ये पूरा पेड़ किसमें है? विरामावस्था में। किसमें है? विरामावस्था में है। विरामावस्था में है। अब इस पर फोर्स लगाकर, एक्सटर्नल फोर्स मतलब कोई बच्चा आया, उस पर इसको फोर्स लगाया और उसने क्या किया? डाली को ऐसे 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 क्या करता है? हिलाने लगता है। तो जब ये हिलाने लगता है तो ये फल भी विरामावस्था में होते हैं। तो विरामावस्था में होने बाद जब ये को डाली को तेज़ी से हिलाता है, एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा कोई बच्चा, तो ये फल भी क्या होते हैं? विरामावस्था से गतिमान अवस्था में आने लगते हैं। किसमें? जब वो हिलाएंगे तो साथ साथ इसके जो वाइब्रेशंस होंगे ऊपर भी जाएंगी, फोर्स यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो ये जाने के बाद क्या होगा? ये जो फल हैं ये मूवमेंट करने लगेंगे, ठीक है, इधर उधर मूवमेंट करने लगेंगे, जिस वजह से इनका वेट ज़्यादा होता है और टहनी का वेट कम होता है। जैसे ही मूवमेंट करेंगे तो ये क्या होंगे? यहाँ से टूट कर क्या होगा? नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम या न्यूटन का गति का पहला नियम। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलते अपने नेक्स्ट लॉ की तरफ। द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है कि किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पिंड पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। किसी पिंड पर संवेग को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। P प्रोपोर्शनल टू क्या? P प्रोपोर्शनल टू mv। P प्रोपोर्शनल टू सॉरी अरे यार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? P प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या हो जाएगा? mv, या P इक्वल्स टू, सॉरी प्रोपोर्शनल नहीं होगा यहाँ पर, P इक्वल्स टू mv, ये होगा हमारा संवेग, ठीक है। संवेग, अब हम यहाँ पर पॉइंट्स का बोल रहा है, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? F प्रोपोर्शनल टू ma, देन ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इक्वल साइन आएगा। इक्वल के साथ एक कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट k का यूज़ करेंगे। F इक्वल्स टू k कांस्टेंट ma। अगर कांस्टेंट को 1 मान लेते हैं यहाँ पर, तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ma आ जाएगा, जो कि न्यूटन का सेकंड लॉ है। F मतलब फोर्स, ma यानी संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के। यही हमारा न्यूटन का क्या है? सेकंड लॉ है कि अर्थात किसी पिंड का संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के क्या होती है? समानुपाती होती है। चलते हैं बात करते हैं संवेग क्या होता है। संवेग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। किसी पिंड का वेग और द्रव्यमान का जो गुणनफल होता है P इक्वल्स टू mv, क्या होता है? P इक्वल्स टू mv। तो किसी पिंड या इसी पे बोल सकते हैं इसको, किसी पिंड या किसी वस्तु के वेग और द्रव्यमान का गुणनफल। वेग यानी कितने स्पीड से वो जा रही है, उसका वेग क्या है। द्रव्यमान यानी उसका भार, ठीक है, वेट, उसका भार कितना है। तो द्रव्यमान और का गुणनफल ही उस संवेग कहलाता है। अब ये कहाँ से आई? P इक्वल्स टू किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। P इक्वल्स टू mv अगर लिखते हैं तो m इक्वल्स टू किलोग्राम, m इक्वल्स टू भार की क्या होती है? यूनिट किलोग्राम।
वेग की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, तो इसी से ही आया p इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये सेकेंड लॉ की बात करते हैं। सेकेंड लॉ का यूज़ कहाँ पर होता है, तो गेंद को पकड़ते समय, जब क्रिकेट खेलते समय जब गेंद हवा में होती है, कोई खिलाड़ी उसके नीचे उस गेंद पकड़ने की प्रयास करता है, तो गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी जो होते हैं का हाथ पीछे की ओर, जब कैच करते समय जब बॉल हाथ में आती है तो हाथ थोड़ा सा क्या कर लेते हैं खिलाड़ी या हम लोग पीछे कर लेते हैं, हाथ थोड़ा पीछे कर लेते हैं, जिसकी जो कि दर्शाता है न्यूटन के सेकेंड लॉ को। ठीक है, न्यूटन के सेकेंड लॉ को जो कि दर्शाता है। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। तो चलते हैं अपने आगे न्यूटन के थर्ड लॉ पे। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन के थर्ड लॉ को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर, इसको इस तरह से समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी कहीं लड़ाई हो जाती है, ठीक है, आपने किसी व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया। अब सामने वाले को थप्पड़ मार दिया तो सामने वाला क्या करेगा, आपको देखेगा नहीं, उसके अंदर क्या होगा, गुस्सा। आपने क्रिया की कि उस पर तेज़ी से एक धर दिया, मतलब एक चाटा लगा दिया, सामने वाले के गुस्सा आएगा, उसने भी आपके एक रख के दे दिया, मतलब एक बढ़िया सा चाटा मार दिया। तो आपने एक्शन किया, उसका रिएक्शन आपके ऊपर हो गया। तो इसी को न्यूटन ने बोला, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ, न्यूटन का तीसरा नियम कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर आरोपित करता है उतना ही बल दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर आरोपित करती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ ए बी इक्वल्स टू एफ माइनस का एफ बी ए, मतलब इधर क्रिया हुई जो कि प्लस में है, इधर प्रतिक्रिया हुई मतलब माइनस में है, तो एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए। तो इसके एग्जांपल में किसकी बात करते हैं, जब बंदूक की गोली, तो कभी आपने बंदूक तो खैर चलाई नहीं होगी, लेकिन फिर भी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि कोई व्यक्ति बंदूक पकड़े होता है, तो बंदूक का जब ट्रिगर को दबाता है, बंदूक को जब ट्रिगर दबाता है तो एक प्रेशर रिलीज़ होता है, जो कि एक प्रेशर होता है जो बंदूक की गोली कुछ इस तरह से, इस पर प्रेशर आता है, ट्रिगर जब दबता है यहाँ पर, तो ट्रिगर यहाँ पर ये इस तरह से आता है, ये प्रेशर इस पर आता है और ये गोली अचानक झटके से सामने आ जाती है। ठीक है, ये जो तेज़ी से निकलती है, तो ये जब झटका मारेगी तो कि जाहिर सी बात है जो व्यक्ति बंदूक हाथ में लिए होगा उसका हाथ थोड़ा सा पीछे आ जाता है, ये आपने मूवीज़ में देखा होगा। तो यही है जो ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर कौन सा न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लग रहा है। तो कभी ना कभी आपने बोटिंग तो की ही होगी या कहीं पर गए होंगे तो बोटिंग की होगी, तो उसका नाव का जो चप्पू होता है, ठीक है, चप्पू को क्या होगा, जब आपको पानी पीछे की तरफ धकेलते हैं, जब पानी पीछे की ओर धकेलेंगे तो नाव क्या करती है, आगे बढ़ती है। तो आपने एक्शन किया किस पे, चप्पू पे एक्शन किया, जिस उसका एक्शन किया किस पे जा रहा है, जल पे। तो नदी के जल पे आपने जो चप्पू को चलाया, उसका जो रिएक्शन हुआ, क्या हुआ, वो आपकी नाव जो है आगे बढ़ी। ठीक है, रॉकेट देखा होगा, रॉकेट कुछ इस तरह से होता है, हाँ इस तरह से होता है, ये रॉकेट है हमारा। ये रॉकेट जब उड़ता है तो यहाँ पर पूरी फोर्स से यहाँ पर क्या निकलती है, आग निकलती है, जिस तो ये एक्शन हो गया, यहाँ पूरे फोर्स से यहाँ पर एक्शन करता है, जिसका रिएक्शन क्या होता है कि रॉकेट तेज़ी से आसमान में उड़ जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल हो गया। उम्मीद है ये तीनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। थर्ड नियम का एग्जाम्पल 3 बताए, पहले बंदूक से गोली छूटते समय बंदूक हाथ पकड़ने वाले व्यक्ति के पीछे की ओर झटका लगता है, चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना और रॉकेट की गति। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अपने, गतिमान। अब यहाँ पर दूरी की बात करते हैं, दूरी किसको बोलते हैं। सपोज करते हैं एक व्यक्ति है, ये इस पॉइंट से इसने चलना प्रारंभ किया, इधर गया, इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर इतनी डिस्टेंस चला, इधर आया, फिर इधर आया, फिर यहाँ आके खड़ा हो गया। ठीक, अब मान लीजिए ये 5 मीटर चला,
ये 2 मीटर चला, ये 1 मीटर चला, ये 3 मीटर चला, ये 4 मीटर चला, ये 2 मीटर चला, ये 5 मीटर चला। अब यहाँ पर समझिएगा, इस व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की और कितना विस्थापन तय किया। दूरी इसने कितनी तय की देखते हैं। ये यहाँ पर 5 मीटर गया, 5 2 7 1 8 3 11 2 15 11 2 13, ये क्या था 4, चलिए 4 है। इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। एक मिनट, दोबारा डायग्राम बना रहे हैं, थोड़ा छोटा लग रहा है। ये मान लीजिए इधर आया, फिर इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर आया, इधर आया, और फिर वापस अपने डायरेक्शन पर इधर पे आ जाता है। यहाँ मान लीजिए 5 चलता है, यहाँ 2 चलता है, 3 चलता है, 2 चलता है, फिर आया इधर पे 4 चल गया, इधर 5 चल गया, फिर यहाँ पर 5 मीटर चलता है। अब दूरी की बात करते हैं, कितनी डिस्टेंस इसने कवर की। 5 2 7 3 10 2 12 4 16 16 5 21, 5 था ना ये, हाँ 16 5 21 और 5 26, क्या हुआ मीटर, कितना ट्रैवल किया। तो ये 26 मीटर हमारी क्या हो गई दूरी। 26 मीटर ये हमारी क्या हो गई दूरी। अब ये जो ट्रैवल किया वो 26 मीटर दूरी हो गई, और जो मिनिमम ट्रैवल किया, ये व्यक्ति यहाँ पर था, मान लीजिए यहाँ से ये व्यक्ति कहाँ, ये यहाँ पर आया। किस तरह से आया, इस तरह से आया, इस तरह से व्यक्ति यहाँ पर ये आ रहा है। पर ये मिनिमम जो डिस्प्लेसमेंट होती है, मिनिमम उसकी दूरी कितनी कैसे ज्ञात करेंगे। जो मिनिमम उसने दूरी तय की, उसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, मिनिमम जो दूरी उसने तय की उसको क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। तो इसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि गतिमान वस्तु द्वारा एक विशिष्ट समयांतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को उसकी दूरी कहा जाता है। मतलब ये व्यक्ति यहाँ से चल रहा था इस तरह से, मान लीजिए 1 घंटे में वो यहाँ पॉइंट तक आता है, तो यहाँ से यहाँ तक आया, तो जितनी भी 5 3 2 1 जितनी भी दूरी तय की उसने, तो गतिमान वस्तु का एक विशिष्ट समयांतराल, विशिष्ट समय मतलब मान लीजिए 1 घंटा में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई कितनी आई थी, 26 मीटर क्या कहलाती है दूरी। मतलब 1 घंटे में 26 मीटर ये चला, या किलोमीटर कर लेंगे, 26 मीटर तो बहुत ही कम हो जाएगा, तो यहाँ पर किलोमीटर कर लेंगे। ठीक है, अब दूरी एक कैसी राशि है, दूरी में क्या बताइए, दूरी एक सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो दूरी एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है, क्योंकि इसमें सिर्फ दूरी में क्या होता है कि आदमी ये व्यक्ति 5 मीटर चला, इसमें परिमाण तो है पर दिशा कहीं नहीं दिखाई दे रही है, हमको दिशा कहीं नहीं दिखाई दे रही, इसलिए ये एक अदिश राशि है। तो दूरी कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान से समझिएगा। अब बात करते हैं विस्थापन की। तो गतिमान वस्तु के प्रारंभिक बिंदु बताया था, यहाँ से स्टार्ट किया, ये इस तरह से आया, यहाँ पे आके रुका, प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु ये के बीच की न्यूनतम दूरी, ये जो दूरी है ये क्या कहलाती है, हमारी विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। और एक सदिश, ये है एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण भी होता है, मतलब क्वांटिटी भी होती है। मान लीजिए 10 मीटर विस्थापित है वस्तु, और दिशा भी है कि किस तरफ है, कि पूरब की तरफ है, पश्चिम की तरफ है, उत्तर की तरफ है, दक्षिण की तरफ है। तो उसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, जो कि सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। दूरी और विस्थापन में कुछ डिफरेंस हैं। क्या डिफरेंस होते हैं, दूरी सदैव धनात्मक होती है और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूरी धनात्मक हो सकती है। तो क्या आपने कभी सुना है कि वो -1 मीटर की दूरी चला, अरे -1 मीटर कैसे चल सकता है। पर विस्थापन -1 मीटर आया, कि आप कैलकुलेट हुआ, तो ये विस्थापन धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, पर दूरी कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती है। दूरी एक अदिश राशि पढ़ चुके हैं, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी शून्य नहीं हो सकती है और विस्थापन शून्य हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इतना था आज की वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी पॉइंट से ये वीडियो को हम एंड करते हैं। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय।